तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक खातून जब बेटी के किरदार में होती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे आंगन में चलती है। हम इस तरह के शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। ये वही बेटी है जिसके लिए हमने अक्सर कहा है कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वही खातून कभी बहन के किरदार में होती है। हम इस तरह के शेर कहते हैं कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। वही खातून जब बीवी के किरदार में होती है, हम इस तरह के शेर कहते हैं, गाफिल लोगों मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिस पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ के किरदार में होती है, हम अकीदतों के साथ उसके कदमों को बोसा देते हैं और अपनी अकीदतों का इजहार ऐसे करते हैं कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। इश्क़ दरिया इश्क़ दरिया और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को, उभर जाने को जी चाहता है। आज के मुशायरे के सदर अली वकार मोहतरम हाफिज अयाज साहब, जिला सदर समाजवादी पार्टी बाराबंकी, मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश सरकार में साबिक काबीना वजीर मोहतरम अरविंद सिंह गोप साहब, मेहमान मुअज़्ज़िज़ के तौर पर फतेहपुर के नौ मुंतखब चेयरमैन मोहतरम इरशाद साहब, पूर्व विधायक रावत जी, पप्पू बनर्जी साहब, इस सुड़िया मऊ के हर दिल अजीज और बहुत चहीते प्रधान इमरान भाई, इस मुशायरे में सबसे पहले मुझे सुड़िया मऊ से मुतारिफ कराने वाले गुल्ले नेताजी, और इस डाइस पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, शोरा इकराम, जहां जहां तक मेरी नज़र पहुंच रही है वहां वहां तक तशरीफ रखे हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, मुशायरे का आगाज करता हूं और अपने उन्हीं अकीदत भरे 4 मिसरों के साथ मुशायरे को शुरू करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है जो अब शुरू हुआ चाहती है। मैं आपसे एक बात की गुजारिश करता हूं, डाइस पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं अगर दूसरे लफ्जों में कहूं तो ये कहूंगा कि जितने लोग उधर हैं उससे थोड़े बहुत ही कम होंगे, इधर भी उतने ही लोग हैं, इसलिए आज मुकाबला तकरीबन बराबरी का है। मैं मुशायरा शुरू कर रहा हूं और इस ऐलान के साथ शुरू कर रहा हूं कि जो बाजू मुझे कमजोर होता हुआ नजर आया उसका ऐलान मैं माइक से करूंगा कि अब ये बाजू कमजोर हो रहा है, इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोनों तरफ से निभानी। अब मैं देखना चाहता हूं कि जोश किधर ज्यादा है। मुशायरा शुरू करता हूं। मोहतरम अरविंद सिंह गोप साहब यहां मौजूद हैं, मुझे यहां से बात शुरू करनी चाहिए कि उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो
दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। सियासत बड़े अजीब अजीब रंग दिखा रही है इन दिनों। किस किस बात का जिक्र करें। शायर हूं तो शायरी की जबान में बात करूंगा। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी, लबकुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हजरात गिरामी, ये चंद शेर मैंने आपको इसलिए सुनाए कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाउम्मीदी किसी मसले का हल नहीं है। हमें एक बार फिर एक दूसरे को भरोसे की नजर से देखते हुए, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर, हाथों की जंजीर बनाकर एक दूसरे के साथ निकलने की बारी आ गई है। हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि वक्त ऐसे मोड़ पर हमारे मुल्क को ले आया है कि किस किस की परेशानियों का जिक्र आप करेंगे। हर चेहरा, हर दिल जिस तरह से मायूस और उदास हो रहा है, ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सूड़िया मऊ के अच्छे लोगों, मैं आपको गवाह बनाकर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी और आपकी सोच अब इस तरह की बन जानी चाहिए कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इस मुल्क के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस मुल्क को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग मुल्क को खानों में बांटकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। यह उनका काम है, क्योंकि हम तो गजल के पुजारी हैं। जिगर ने कभी कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जो बात आपसे कहनी है, और इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ मोहतरम मंत्री जी, रावत जी, पप्पू बनर्जी साहब, हमारे ऐसे जिम्मेदार बिरादरान वतन बैठे हैं कि इनके सामने मुझे ये बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं बात ये कह रहा हूं। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश के तौर पर पिछली 2 दहाइयों में एक कोशिश की गई कि इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवादी करार देने की जो शुरुआत थी वो अमेरिका से हुई, और अमेरिका से होती होती वो हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव तक पहुंची। क्यों पहुंची? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में होने वाली तेल के कुओं से आमदनी को अमेरिका अपने मुट्ठी में कंट्रोल करना चाहता था, और उसे कंट्रोल करने के लिए एक एक करके एक एक मुल्क पे कब्जा करना जरूरी था। और उस कब्जा करने की साजिश के तौर पर एक बदनाम करने की एक साजिश शुरू की गई, जिसमें टेलीविजन पर आपने देखा होगा कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं बम फटा तो हमारे टेलीविजन चैनल एक चेहरा बनाते थे, उस चेहरे पर दाढ़ी लगाते थे, उसके सर पर गोल टोपी लगाते थे, और ये कह देते थे कि आतंकवादियों का चेहरा ऐसा होता है। आप जरा सोच के देखिए कि उस वक्त जो 2 साल का बच्चा रहा होगा वो अपनी मां के गोद में लेटकर जब टीवी की न्यूज देखता होगा, आज वो 20 साल का हो चुका है। 20 साल का नौजवान, जब जिसके जहन में 2 साल से ये बात डाली जा रही थी, 18 साल में बूंद बूंद करके जो जहर उसके अंदर भरा गया था, वही जहर आज नफरत बनकर निकल रहा है।
यह सबसे बड़ा नुकसान है हमारे मुल्क का, जिसे हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, इतनी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम बेजा पानी फैलाने और पानी बिखेरने और पानी को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देता, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है। इन कैमरों के सामने इस माइक पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि जो भी किसी बेगुनाह का खून बहाने की बात करे वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो अपने घर में मुरक्कन खा रहा हो, वो कोई भी हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं हजरत बुलंदशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में खड़ा हूं। मंत्री जी, ये हमारे अल्लाह वालों के जो दरबार हैं, यहां जो हमारे बुजुर्गों ने लंगर का सिलसिला शुरू किया, लंगर में दाल का एहतमाम इसलिए किया गया कि हिंदू आए या मुसलमान, सिख आए या ईसाई, गोश्त खाता हो या ना खाता हो, लंगर में सब शरीक हो सके, इसलिए लंगर में खाने के तौर पर दाल को रखा गया। इसका मतलब यह है कि हम अपने मुल्क से और मुल्क की कौमी यकजहती से, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब से और अपने बरादराने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का सबूत यह है कि जब जब हमसे मोहब्बतों का सबूत मांगा गया है, हमने अपने सीने से बम बांधे हैं और दुश्मन मुल्क के टैंकों पर टूट पड़े हैं। हम बम बांधकर कभी अब्दुल हमीद बने हैं, कभी हम अशफाकुल्ला खान बनकर अपनी कुर्बानी देते हुए नजर आए हैं। मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये तमाम नाम इस फहरिस्त में मैं आपको सुना सकता हूं। हमारा तो ईमान ही है। अभी दिल खैराबादी जब पढ़ रहे थे तो अब इन्होंने, जाहिर है कि मदीने की फजाओं का जिक्र कर रहे थे। हमारे कुछ बरादराने वतन कहते हैं कि साहब आप मदीने की तारीफ ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। अरे दिल की आंखें खोल के देखो, जिस नबी ने अपने चाहने वालों से ये कहा कि तुम तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अपने वतन से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करो। हदीस पाक के मफहूम के तौर पर हमें यह पढ़ाया जाता है कि हुब्बुल वतनी आधा ईमान है, वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है। तभी तो हम जैसे दीवाने कहते हैं कि मैं किस मिट्टी का हूं यारों, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। इसीलिए हम कहते हैं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सियासी लोग जिस तरह से इस सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह उनका अपना काम है। कुछ लोगों का काम ही नफरतें फैलाने से चलता है, तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। हम और आप मोहब्बतों के पुजारी, हम और आप मोहब्बतों के परस्तार, हमारा और आपका काम दिलों को करीब लाना है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें और आपको इन्हीं मोहब्बतों के पैगाम को आम करना है, और यही हमारी और आपकी कोशिश है। मैं एक बात यहां जो कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, वो ये है कि आप जितनी तादाद में मेरी बहनें यहां बैठी हैं, मैं आप सबको शरीक करके एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि आप जो कुछ आज घरों में, हर घर आंगन में एक मसला है, सास बहू और ननद और भावज का जो टेंशन है वो घरों को जहन्नुम बना रहा है।
मैं अपनी बहनों को शरीक करके एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। जब आप अपनी बेटी को वो सारे सबक सिखाएंगी, जिंदगी के वो तमाम सच्चाइयां अपनी बेटी को सिखाएंगी जो आप अपनी बहू से चाहती हैं, आपकी बेटी किसी के घर की जाकर बहू बनेगी, वो उस घर को जाकर जन्नत बनाएगी। किसी दूसरे की बेटी आपके घर में आके आपके घर को जन्नत बनाएगी और ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। ये पैगाम मुझे इसलिए देना था कि आमतौर पर यह बीमारी हर छोटे बड़े कस्बे और गांव की है, हर बड़े शहर में यही बीमारी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी तरफ अपनी बहनों का जहन पहुंचाएं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपके शौहर दस्तरखान पर बैठे हैं या खाने की टेबल पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं और अचानक खाना खाते खाते वो आपसे अचार मांगने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खाना खाते वक्त अगर अचार मांगा जाए तो इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है। तो ये सारे मामलात इसी तरह से चलते हैं। मैं ये जो बातचीत कर रहा था उसकी वजह यह है कि अब मैं एक शायरा को बुलाना चाहता हूं। देखा कैसे खुश हो गए, बिल्कुल आंखें खुल गई लोगों की। और मजे की बात तो यह है, चलो इन जवानों की खुली वो तो समझ में आती है, ये जो 6-7 साल के बच्चे बैठे हैं ये भी आंखें खोल के देखने लगे। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर इनकी क्या समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। आइए एक शायरा से मुलाकात करें। एक बात अर्ज करता हूं कि एक खातून जिंदगी के मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, अपने नन्हे नन्हे कदमों से हमारे आंगन में चलती है। यार ये इतने करीब बैठे हैं, इतने करीब बैठकर इतनी ज्यादा बात के, इतनी ज्यादा तो अगर मैं सब्जी मंडी में खड़े होकर बोली लगाता तब भी मुझे परेशानी नहीं होती जितनी मुशायरे की निजामत में हो रही है।